और चूंकि दोनों ही पार्टियों को ये समझ में आ गया था कि अब वो बहुजन मूवमेंट का वोट तो नहीं ले पाएंगे, एससी का ओबीसी का वोट वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए उन्होंने दोनों ही सामान्य वर्ग के कैंडिडेट दे दिए कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, ये मानवर कांसी राम साहब कहते थे। और दामोदर यादव ये कहता है कि एक मनुवादी है तो दूसरा सामंतवादी है, दोनों ही दल ऐसे हैं। अब आप समझ लो बीजेपी के अंदर क्या स्थिति है पिछड़ा वर्ग के लोगों की। दूसरा, अगर हम कांग्रेस की भी बात करें, स्योड़ा से लेके घनश्याम सिंह को ही लड़ाया गया, जबकि एक नैतिकता के नाते भी ये सोचना चाहिए था कि अगर ओबीसी की सीट थी, क्योंकि राजेंद्र भारती ओबीसी में आते हैं, तो भारती जी के परिवार को नहीं दिया तो किसी ओबीसी के अन्य व्यक्ति को दे देते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। और आज हमारा साथ है दतिया उपचुनाव में बात करने के लिए दामोदर यादव मंडल जी। सर, अभी 11 तारीख को रैली हुई जिसमें हजारों की तादाद में लोग थे, सर्व समाज के लोग थे और चंद्रशेखर आजाद जी आए थे। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है सुमित भाई, आपने भी रैली कवर की तो आपने देखा है। मैं ये जानता हूँ 30 साल हो गए मुझे राजनीतिक जीवन में दतिया में, और 30 साल में कभी मैंने किला चौक पे इतनी बड़ी रैली, इतनी उत्साहपूर्ण रैली नहीं देखी। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को ना सिर्फ एससी के भाई तो सब कुछ अपना मानते ही हैं, लेकिन ओबीसी के लोग भी उसमें बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए थे। तो निश्चित रूप से ये इशारा है जनता के तरफ से कि इस बार जनता भाजपा कांग्रेस जैसे बड़े दलों को घर बिठा के आज़ाद समाज पार्टी को मौका देना चाहती है। सर, अभी सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्टर चल रहा है या फिर कह लीजिए ट्रेंड चल रहा है कि दतिया में जहाँ पे बहुसंख्यक बहुसंख्यक आबादी जो है बहुजनों की है, एससी एसटी ओबीसी की है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने क्या बोलते हैं, जो टिकट दिया है इस बार दोनों सवर्ण समाज के लोगों को या फिर जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार जो पिछड़ा दलित समाज है, वो आप भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं, यादव समाज से आते हैं, तो आपको सपोर्ट करें? देखिए, पिछड़ा वर्ग तो हमारा सपोर्ट करेगा ही 70% के आसपास, लेकिन एससी वर्ग हमारा 90% से ज़्यादा समर्थन करेगा। और चूंकि दोनों ही पार्टियों को ये समझ में आ गया था कि अब वो बहुजन मूवमेंट का वोट तो नहीं ले पाएंगे, एससी का ओबीसी का वोट वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए उन्होंने दोनों ही सामान्य वर्ग के कैंडिडेट दे दिए। हालांकि दोनों को धन्यवाद, उन्होंने हमारा काम थोड़ा और आसान कर दिया है। आप सोच के देखिए जरा, मैं हमेशा कहता हूँ, अध्यक्ष जी कहते हैं, हम सब साथी कहते हैं कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, ये मानवर कांसी राम साहब कहते थे। और दामोदर यादव ये कहता है कि एक मनुवादी है तो दूसरा सामंतवादी है, दोनों ही दल ऐसे हैं। अब सिद्ध होता है, अगर मिश्रा जी का टिकट कटा तो मिश्रा जी का, नरोत्तम का मिश्रा जी का कटा तो तिवारी जी का हुआ, जबकि दो कुशवा टिकट मांग रहे थे। और भी लोगों के मन में इच्छाएं थी, डांगी भी उनके साथ रहते हैं, यादव भी उनके साथ रहते हैं, सबके मन में पल रहा था कि दादा हमारा कह दें, पर दादा ने किसी का नहीं कहा और आखिर में जाके तिवारी का हो गया टिकट। अब आप समझ लो बीजेपी के अंदर क्या स्थिति है पिछड़ा वर्ग के लोगों की। दूसरा, अगर हम कांग्रेस की भी बात करें, तो कांग्रेस में दो कुशवा और एक पाल भी टिकट मांग रहे थे। बघेल, पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी इच्छुक थे चुनाव लड़ने के, उनके साथ साथ दो दो कुशवा, एक भाई स्वामी कुशवाहा और एक जीतू नौजवान नेता है, ये लोग भी टिकट मांग रहे थे, पर उनको भी अवसर नहीं दिया गया। स्योड़ा से लेके घनश्याम सिंह को ही लड़ाया गया, जबकि एक नैतिकता के नाते भी ये सोचना चाहिए था कि अगर ओबीसी की सीट थी, क्योंकि राजेंद्र भारती ओबीसी में आते हैं, तो भारती जी के परिवार को नहीं दिया तो किसी ओबीसी के अन्य व्यक्ति को दे देते। तो फिर एक राजघराना ढूंढा गया, क्योंकि ठाकुर चाहिए था उनको। तो ये सोच है, ये ठाकुर और ब्राह्मण दो जातियों को श्रेष्ठता देने वाली और महत्व देने वाली दोनों ही पार्टियां हैं। कांग्रेस तो लगातार रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी की बात करती है। तो क्या वो अपने संगठन में ये नहीं देना चाहती? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अगर वो ये दे पाते, राहुल गांधी जी अब देखिए, राहुल गांधी जी इतनी बात करते हैं कि संख्या के अनुपात में भागीदारी मिलेगी। अब यहाँ पोल खुल जाती है कि नहीं? 2,20,000 वोट में से 1,85,000 ओबीसी और एससी का वोटर है, लेकिन कांग्रेस ने हिम्मत नहीं जुटाई कि ओबीसी या एससी के किसी आदमी को टिकट दे दें। तो इसी से पता चल जाता है कि संविधान की किताब भर लेके घूमने से कुछ नहीं होने वाला। अब बहुजन समझदार जागरूक हो गया है, एससी का भी व्यक्ति, ओबीसी का भी व्यक्ति, और अल्पसंख्यकों की भी बराबर नजर है। तो वो जागरूक हो गए और वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये दोनों दल हमारा सिर्फ उपयोग करते हैं, वोट ले लेते हैं। और हम लोगों ने नारा दिया है जो मानवर कांसीराम साहब का था कि वोट हमारा तो राज भी हमारा होगा,
वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और उस तर्ज पे पूरे दतिया विधानसभा के अंदर एक अलग समा बन गया है। सर अभी आप पिछले 2-3 महीने से एक काला पट्टा पहन रहे थे, गोल्डन जिसके ऊपर कुछ बॉर्डर्स थी, तो आपने कोई संकल्प लिया था, तो आपने कहा कि आज से मैं पहनना भी बंद कर दूँगा, मुझे बताया आपने कि क्या देखिए, संकल्प ऐसा है कि दो संकल्प हमने लिए थे। एक संकल्प तो ये लिया था कि जब तक ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू हम नहीं लगा देते, तब तक मैं मालाएं कभी नहीं पहनूंगा। तो मैंने आज तक मालाएं तब तक नहीं पहनी। आज 4-5 महीने से मैं कोई फूल माला नहीं पहन रहा हूँ गले में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एमएलए बनने के बाद बहुत जल्दी बाबा साहब की स्टेच्यू हम लगवा पाएंगे, तो फिर मैं मालाएं पहनने लगूंगा, जब पहले बाबा साहब को पहना दूं। दूसरा, मैंने संकल्प लिया था आज से 3 महीने पहले बड़ौनी की सभा में, जब एमएल तोमर साहब प्रभारी जी, केंद्रीय प्रभारी जी भी थे और प्रदेश का नेतृत्व था, तो उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि नरोत्तम मिश्रा को इस दतिया में काले झंडे नहीं दिखा पा रहे हैं हम लोग, तो मैं काला पट्टा डाल लेता हूँ। और ये काला तब तक डाले रहूंगा जब तक नरोत्तम मिश्रा को दतिया से चुनाव हरा के नहीं भगा देता। लेकिन वो बिना हारे ही भाग गए। तो फिर कल हमारे प्रदेश के जो संगठन के लोग हैं उनने आग्रह किया कि भाई साहब, अब आपका तो वो संकल्प पूरा हो गया कि नरोत्तम को दतिया से भगाना है, तो भाग गए हैं, तो इसलिए अब आपको नीला वापस पट्टा पहन लेना चाहिए। तो कल से हम लोग नीला नीले पहनने पट्टे लगे। में दिखाई जी देगी। हाँ, नीले पट्टे में दिखाई देंगे। सर मैंने एक 2 ग्राउंड रिपोर्ट करी है यहाँ पर, कहा ऐसा जाता था कि कोई नरोत्तम मिश्रा का नाम अगर नरोत्तम भी ले ले, इस तरीके से भी ले ले, जी ना लगा या दादा ना बोले तो उसको जेल हो जाती थी या उसको जीना मुश्किल हो जाता। कल मैंने कई समाज के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से बात करी, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया टिकट कटने से या फिर आज़ाद समाज पार्टी के बढ़ने से कि अब वो कह रहे हैं कि नरोत्तम जाए, नवग्रह मंदिर संभाले और वहाँ पे अपना धंधा चलाए, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना बल मतलब इतना साहस कैसे कर पा रहे हैं लोग? क्या कारण है कि टिकट कटना एक बड़ा कारण नहीं, है? इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि नरोत्तम जी की राजनीति उन्हीं की पार्टी ने समाप्त कर दी एंड कर दिया। और नरोत्तम जी खुद इस बात को जानते हैं। तो अब लोगों को लग रहा है कि अब वो लौट के तो आ नहीं सकते। तो इसलिए लोगों के मन में जो पुरानी भड़ास है, जो पीड़ाएं हैं, वो सब निकल के बाहर आ रही हैं। अच्छा, पहले कहते थे कि समुद्र का पानी गिरने से ये मत मिले ना कि कोई मकान बना ले, अब तो समुद्र पूरा खाली सा हो गया उनका। नहीं, अब किसी पत्रकार साथी ने भोपाल में पूछा तो नरोत्तम जी कह रहे हैं अब जिसको घर बनाना सो बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ, अब कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरा बड़ा कद नहीं है, ये तो पार्टी ने ही सिद्ध कर दिया। तो अब जिसको समुद्र का उतरता पानी देख के जिसको घर बनाना है बना लो भाई। मतलब अभी भी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, लेकिन पार्टी ने ऐसे कहते हैं ना कि उनको सही लाइन पे ला दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा के लोग ही उनको हराना चाह रहे थे और भाजपा के लोग नहीं चाहते कि नरोत्तम मिश्रा जीते और हमारे मंत्रिमंडल में आए, क्योंकि अभी तक के सारे बड़े मंत्रालय, गृह प्रशासनिक मंत्रालय में वो रह चुके, तो 28 में वो सीएम की दावेदारी करते, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा की कोई हाँ हाँ, इंटरनल पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं नरोत्तम मिश्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ये मान रहे थे जीत के आ जाएंगे तो हमारे फिर से कॉम्पिटिटर बनेंगे, पता नहीं किसकी कुर्सी खींचेंगे, किसकी कुर्सी पर बैठेंगे, ये सब तो था ही। लेकिन सुमित भाई, एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर मैं कह सकता हूँ एज ए कॉम्पिटिटर, एज ए पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर, कि नरोत्तम मिश्रा सबसे मजबूत कैंडिडेट यहाँ थे भाजपा के। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कितना भी दमन कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन उनने एक टीम भी तो अपनी तैयार की थी। अब जो नए कैंडिडेट आए हैं, आशुतोष भाई, उनको तो अभी नई टीम बनाने में ही बहुत समय लग जाएगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल में ही लगी रहेगी और चुनाव बिल्कुल वोटिंग के समय तक आ जाएगा। जो आशुतोष तिवारी नए कैंडिडेट है भाजपा के, आपने कहा कि वो नई टीम बनाने में यहाँ पे वक्त लग जाएगा और चुनाव को 20 दिन बहुत हार्डली बचे हुए हैं, है ना? 30 तारीख को चुनाव है। तो मुझे ये बताइए कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं या फिर उनकी जो टीम यहाँ पे काम कर रही थी पिछले कई सालों से, जब से वो चुनाव हारे तब भी कर रहे थे, उससे पहले भी कर रही थी, तो क्या वो लोग इनका साथ देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि हमने देखा जैसे टिकट कटता है तो चक्का जाम हो जाता है, यहाँ पे लाठीचार्ज हो जाती है, समर्थक भाजपा के लोगों को गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तक को अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं मोहन यादव जी के लिए। मैं समझता हूँ कि दो तरह के समर्थक थे उनके। एक समर्थक तो ऐसे हैं जो भाजपा में वापस चले जाएंगे, और जो भाजपा में नहीं जाएंगे और पिछड़े वर्ग के हैं, जिनमें कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग की जरा सी भी सोच है, या जो सोच रखते हैं कि हाँ दामोदर यादव जीतेगा तो हम पिछड़ों की पूछ हो जाएगी, वो शायद मेरी तरफ आएंगे, हमारा समर्थन करेंगे। पर हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि जिनकी छवि अच्छी होगी हमें उन्हीं का समर्थन चाहिए। जिनकी छवि अच्छी नहीं हो, वो लोग जहाँ रास्ता चाहें वहाँ वो अपनाएं। तो जिस प्रकार से हिंसा हुई दतिया में जब टिकट कटता है, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि किसी नेता का टिकट कट जाने से इस प्रकार की हिंसा होनी चाहिए? क्योंकि
एक पॉलिटिकल ये पार्टी का फैसला है और नरोत्तम जी अब अभी खुद एक बड़ा बयान दिए कि पार्टी माँ है और उसका फैसला सर्वोपरि है। तो नरोत्तम जी सब चीज़ को रोक सकते थे क्योंकि क्योंकि उनके ही समर्थक थे, उनकी ही पार्टी के लोग थे तो वो रोक सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि नरोत्तम जी रोकना चाहते थे। मुझे तो ये लगता है कि नरोत्तम जी के इशारे पे भी हो सकता है हुआ हो। हाँ, क्योंकि आप बताइए कि आपका चले जाना डबरा में और फ़ोन बंद करके सो जाना, या फ़ोन बंद कर लेना आपका, आपके बेटे का, सभी परिवारजनों का, हुँ, तो फिर लोग किससे संपर्क करें? और अगर नेता मान लो आक्रोशित, जो कार्यकर्ता आक्रोशित होते हैं, उनके समर्थक आक्रोशित होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना सिर्फ नेता के ही वश में होता है या फिर पुलिस के वश में होता है। तो बाद में फिर पुलिस ने ही उनको कंट्रोल किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से वो बड़ा बुरे 8-10 घंटे थे जो भी गुजरे हैं। भाई, एक व्यक्ति का टिकट कटता है, उस व्यक्ति का या उस नेता का टिकट कटता है, उसका टिकट भी उसी की पार्टी काट रही है, और जो पार्टी टिकट काट रही है उसी पार्टी की सरकार है। तो फिर कौन दोषी है? जनता दोषी कैसे हो गई जो इतना कष्ट उठाए? पहली चीज। दूसरी चीज, एक और बात है, मैं प्रशासन से मैंने सवाल पूछा है और एमएलए बनने के बाद विधानसभा में इसका क्वेश्चन उठाऊंगा अगर दतिया की जनता ने एमएलए बना दिया तो, कि 8 से 10 घंटे किस बात का इंतजार किया प्रशासन ने? दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोग बैठे होते, स्टूडेंट बैठे होते, माता बहनें बैठी होती, कर्मचारियों का संगठन बैठा होता, सामाजिक संगठन बैठा होता किसी मुद्दे पे, तो क्या झांसी ग्वालियर जैसे हाईवे को 8-10 घंटे जाम रहने देते क्या? 1 घंटे भी नहीं रहने देते और पुलिस लाठी चला देती, आधा घंटे भी नहीं रहने देती। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि 8-9-10 घंटे तक क्यों आपने नहीं किया? ये गैर जिम्मेदारी वाला रवैया रहा प्रशासन का, या कहीं ना कहीं सत्ता का एक खौफ उनके मन में रहा? इस मुद्दे को जरूर मैं उठाऊंगा। आपके प्रिय छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री लगातार टिकट की माँग कर रहे थे कि कई बार देखा गया है नरोत्तम मिश्रा के साथ और ये भी कहा जा रहा था कि वो बात चल रही है जो आला कमान है भाजपा का वहाँ पर और भी कई लोग जो उनके आप जिन पे हमलावर रहते हैं वो लोग उनकी टिकट की माँग कर रहे थे लेकिन भाजपा ने किसी की नहीं सुनी। मुझे जो इंटरनली पता है भाई, बहुत अंदर की अगर मैं जानकारी, जो मुझे जानकारी अगर वो सही है, तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट भोपाल वालों ने नहीं कटवाया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट जो कटा है वो नितिन नवीन जो नए अध्यक्ष हैं और अमित शाह, इनकी गुटबाजी में कटा है। अच्छा। हाँ, राष्ट्रीय लेवल पे दो गुट बन गए। हुँ, और ये गलत बात है कि मोहन यादव जी ने नरोत्तम का टिकट कटवाया। ये हाँ। बिल्कुल गलत बात है। और ये भी गलत बात है कि आशुतोष तिवारी को मोहन यादव जी ने टिकट दिलवाया। बिल्कुल नहीं। और ना मोहन यादव जी ने इस टिकट की कोई गारंटी ली, जो मेरी जानकारी है। तो मैं समझता हूँ कि ये नितिन नवीन जी, और एक कोई टिकट कटा बिहार में हुँ, हुँ। जो चेंज हुआ है, तो वहाँ नितिन नवीन जी का टिकट उड़ा दिया गया। तो नितिन नवीन जी ने बदला मध्य प्रदेश में ले लिया अमित शाह जी के व्यक्ति का टिकट उड़ा के। ये है कहानी इंटरनली। आपका कहना है कि अभी जो नामांकन है आज कांग्रेस के जो घनश्याम आए हैं उनका और भाजपा के आशुतोष तिवारी तो नए कैंडिडेट है दोनों दतिया के लिए नए माने जा रहे हैं। आप पुराने यहाँ के रहवासी भी है लगातार आपका किसानों में दलित पिछड़ों में नाम भी है और लगातार आपको पसंद भी करते हैं। तो आपके लिए अब ये चुनावी जो राह है कितनी आसान होती दिखाई दे रही है क्योंकि नए कैंडिडेट है और आप पिछले 3 महीने से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं लगातार रैली अब 150 गाँव तो आप घूम चुके हैं अभी तक। हाँ, मैं 150 तो क्या, 160 से ज़्यादा गांव हो गए हैं और शहर भी ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो हमारा एक राउंड तो हो चुका है। और अभी ये लोग तो आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, 2-3 दिन में इनका सब हो पाएगा। तो इनको तो 12 से 14 दिन मिलने वाले हैं। अब 12 से 14 दिन में ये कौन कौन आदमी 200 गांव घूम लेगा, 36 वार्डों में घूम लेगा? तो ये लोग उस मामले में बहुत पीछे हैं। इस मामले में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दूरदृष्टि है उनकी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आप हक से आज से जा सकते हो और ये आखिरी तक लड़ते रहेंगे, वही हुआ है। लेकिन दूसरी बात, आसान राह की बात करें तो मैं समझता हूँ कि हाँ, निश्चित रूप से दोनों नए कैंडिडेट हैं और हम लोग पुराने जमे हुए हैं और 100 दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए राह आसान है। हम एक लीडिंग उस पर तो पहुंच ही जाते हैं। लेकिन आसान हम मानते नहीं, किसी पहलवान को हम कमजोर मानते नहीं। लेकिन मुझे मजा तब आता है ज़्यादा, जब मैं पूर्व गृह मंत्री जी को हराने का मौका मुझे मिलता दतिया की जनता के आशीर्वाद से। ये ख्वाहिश तो अधूरी रह गई, देखते हैं अब कभी मौका मिलेगा। कांग्रेस के जो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर एक रैली करते हैं जैसे ही चुनाव अनाउंस होते हैं और पूरे चुनाव में मीटिंग हो भाषण हो एक नीला पटका पहने रहते हैं तो टिकट भी वो किसी नीले फटके वाले को दे सकते थे लेकिन दिया नहीं हालांकि वो बात अलग है तो क्या नीला फटका पहन के क्या वो दलित पिछड़ों का वोट हासिल करना चाह रहे हैं इनको बेवकूफ जीतू पटवारी जी से मेरा सवाल है, जीतू भाई, नीला पट्टा पहनने से कुछ नहीं होने वाला।
वो विचारधारा भी तो मन में लानी पड़ेगी, और वो साहस भी लाना पड़ेगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर इसी कांग्रेस में संघर्ष कर रहे थे, इसी कांग्रेस के बहुत सारा नेतृत्व तो सहमत नहीं था शोषित वंचितों को ये हक अधिकार देने का, लेकिन बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे। अब जीतू पटवारी जी ओबीसी के हैं, उस नाते अगर उनमें वो साहस आ गया है और नीला पट्टा डालने लगे हैं, तो नीला पट्टा डालने से साहस नहीं आएगा। एक बार मेरे साथ बैठो, 2 घंटे में मैं आपको सामाजिक न्याय की चीज़ें बताऊंगा, समझाऊंगा, और फिर उसके बाद अगर आपकी हिम्मत हो तो फिर नीला पट्टा डाल के निकलो मैदान में। मैं एक बात कहूंगा भाई, ऐसे तो फिर राहुल गांधी जी भी तो संविधान की कॉपी लेके घूम ही रहे हैं ना। तो राहुल जी संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं, जीतू पटवारी जी नीला पट्टा डाल के घूम रहे हैं, लेकिन बहुजनों को न्याय तो अपनी पार्टी में ही नहीं दे रहे। तक नहीं मिल पा रहा। पार्टी में न्याय नहीं दे रहे ना भाई, संगठन में तो न्याय नहीं दे रहे हो, सत्ता में तो न्याय नहीं दे रहे हो, जनप्रतिनिधित्व में तो न्याय नहीं दे रहे हो, तो फिर कहाँ से न्याय आप दोगे? सत्ता में आने के बाद कैसे लोग भरोसा करें? ये बड़ा सवाल है। सर, मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं, भारी अंतर से जीत जाते हैं और विधानसभा में जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? कौन-सा मुद्दा रहेगा जिसे आप सबसे पहले उठाना चाहते हैं? देखिए, एमएलए का सर्टिफिकेट मिलते ही सबसे पहले तो मैं ग्वालियर कूच करूंगा, और बाबा साहब की स्टेच्यू लगवाने के लिए और सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा जो इनने कैद कर रखी है उसको खुलवाने के लिए सबसे पहला मूवमेंट करूंगा। उसके बाद में फिर भोपाल कूच करूंगा, और भोपाल में ओबीसी का जो आरक्षण है और प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, प्रमोशन में रिजर्वेशन भी अभी क्लास 3 तक ही मिलता है, तो उस मुद्दे पे भी लड़ना है। और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, विशेष तौर पर 13% होल्ड जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हमें सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर के बैठना पड़ेगा। मोहन यादव जी की इच्छा हुई थी तो दबा दिया मनुवादियों ने, अब वो दब के बैठ गए हैं चुपचाप। तो उस मुद्दे पे हमें ताकत से लड़ना है, और मैं समझता हूं कि मैं अगर संभव हुआ तो पैदल यात्रा करूंगा दतिया से भोपाल तक, अगर संभव हुआ तो। पहले विधायक बनने की बात करी, क्योंकि अभी तक आजाद समाज पार्टी का कोई विधायक नहीं है, तो चंद्रशेखर जी ने भी मन से कहा था कि हो सकता है कि पहला विधायक मध्य प्रदेश से दे, क्योंकि ये प्रयोग की भूमि है, काशीराम साहब भी कह देते हैं। और बनते से ही दामोदर जी बोलेंगे विधानसभा में, और जो कार्यकर्ता बैठेंगे विधानसभा के बाहर, ये उन्होंने मन से कहा था। हाँ, उनने सही कहा, क्योंकि मैं इन्हीं मुद्दों पे मान के चलो कोई मांगे नहीं बनती हैं तो विधानसभा की कार्रवाई में मैं विधानसभा में लड़ाई लड़ूंगा, और हमारे कार्यकर्ता बाहर हजारों लाखों की संख्या में डटे रहेंगे। आप तो जानते हो कितने ताकतवर और साहसी कार्यकर्ता हैं, तो वो पीछे हटने वाले तो हैं नहीं। जीत का अंतर कितना रहेगा? जीत देखिए, अभी के समीकरण के हिसाब से जब नरोत्तम मिश्रा जी थे तब तो हमने माइंड सेट कर लिया था कि 27,500 से जीतेंगे। अब दोनों नए कैंडिडेट आए हैं तो अभी कम से कम 2 दिन लगेंगे चुनाव की तस्वीर उभर के आने में, कि अब हमारा 27.5 से 37 होता है कि 47 होता है। ये तय है कि अंतर अच्छा रहेगा। तो हमारे साथ दामोदर यादव मंडल जी, दतिया में उपचुनाव हो रहा है और ये सबसे मजबूत कैंडिडेट भी माने जा रहे हैं, बहुजनों का बड़ा चेहरा है। इनका कहना है कि जब नरोत्तम मिश्रा लड़ते हैं तो 27,000 से जीतता, लेकिन अब दोनों नए हैं, दोनों नए खिलाड़ी है और ये पुराने खिलाड़ी है, तो ये जीत का अंतर 37 से 40,000 भी हो सकता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।